Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. Today we are going to do Gulliver Travels Part 2, Voyage number 2, 3 and 4 all together. आज हम Gulliver के Voyage यानी सफ़रनामे 2 और 3 और 4 के सिनॉप्सिस पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास शॉर्ट किस्म की बातें मगर हम आपको बताएंगे। नंबर 2 आपकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं जैसे सैटायर और आयरनी उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल बताएंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम में चीज़ें आने वाली हैं होता ये है पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे कंट्रीज़ में जो इस लैंग्वेज को जानते हैं कि इनके मुख्तलिफ़ तालीमी निज़ाम होते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स होते हैं। उनके सिस्टम में एक गलिवर ही लें, प्रोज़ में कभी कभार वो सिर्फ यही पूछता है शॉर्ट आंसर्स में कि गलिवर कहाँ गिरा, उसको किसने उठाया, गलिवर का कद कितना था, नहीं शॉर्ट। और कभी कभी तो ये समरी याद भी नहीं करना पड़ती किसी यूनिवर्सिटी में, बस वो ये पूछते हैं कि इसके हवाले से जो सैटायर्स थे वो लिखिए या कुछ आयरनीज़ के कलेक्शन आपको याद करने होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पार्ट में इस वॉयेज को ख़त्म करूँ ताकि आपका इतना नज़रिया तो ख़त्म हो कि आपको कहानी आती हो। और नंबर 2 इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 3 जो गलिवर ट्रैवल का होगा, वो इसी हवाले से होगा कि जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं। So today we are going to do short summary and about the writers and his technique. So let's get started. You can download this book as PDF on our website englishea.com, or you can ask for the link in the comments, or you can go in the description to get the book link. याद रखिएगा हम लिलीपट के बारे में 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। नंबर 2 पे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रॉबडिंग नेक, जो हम आप तफसीली से बताएंगे। और नंबर 4 लिपोटा और होइनिम्स के बारे में हम आपको आज साइनोप्सिस बताएंगे। सो लिलीपट का हम पढ़ चुके हैं। इसका अगर आपने पार्ट देखना है तो आप पार्ट 1 लिख सकते हैं, गलिवर ट्रैवल बाय EA इंग्लिश। ब्रॉबडिंग नेक का आज हम पढ़ने जा रहे हैं तफसीली तौर पर, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 2 हैं ये इसी पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ समरी में बताए जाएंगे। जैसे कि हमने लिलीपट के बारे में पढ़ा अबाउट द गलिवर, जो इंग्लैंड का रहने वाला था, उसे बहरी जहाज़ के सफ़र का बहुत शौक़ था। वो 4 मई 1699 को ब्रिस्टल से एंडेलॉप जाता है, मगर जहाज़ समुद्री तूफान से तबाह हो जाता है और गलिवर तैरकर एक नामालूम साहिल पर सो जाता है। इतने में 6 इंच के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर जल्द ही लिलीपट के बादशाह का ख़ास आदमी बन जाता है और अपने लंबे कद की वजह से बहुत से कुर्तब दिखाता है। सिमिलरली वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर इल्ज़ामात की बारिश हो जाती है और फिर एक दिन 13 अप्रैल 1702 को वापस अपने मुल्क आ जाता है। गलिवर का दूसरा सफ़र ब्रॉबडिंग नेक होता है, जहाँ पे ये ख़ुद 6 इंच का है लेकिन लोग इससे कई गुना बड़े हैं, अबाउट 72 फीट होते हैं। तो इसको वहाँ पहुंचकर हैरानगी होती है और ख़्याल आता है कि जितना आज मैं हूँ इतने तो मेरे जैसे तो वो लिलीपट के लोग थे, आज मेरे जितने बड़े तो ये हैं। तो ये सफ़र अचानक, ये भी दूसरा सफ़र, जब ये इंडिया सफ़र कर रहा होता है तो रास्ते में एक समुद्री तूफ़ान आता है। फिर तूफ़ान थम जाता है लेकिन इनका पानी कम पड़ जाता है पीने का। तो ये पानी ढूंढने एक जजीरे में जाते हैं जहाँ पे उनको एक पहाड़ नमा आदमी नज़र आता है। वो तो भाग जाते हैं दूसरे, मगर ये पकड़ा जाता है। तो इसके साथ जो जो होता है वो हम आपको आज इस स्टोरी में बताएंगे। लिपोटा के बारे में यही समरी है जो मैंने बतानी है। बाकी जो हमारा अगला पार्ट होगा वो लास्ट होगा, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम आपको 4-5 चीज़ें फ्राहम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में है। जैसे कि एक तो सिनॉप्सिस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल समरीज़ वगैरह, ताकि आपको इतना इल्म हो कि स्टोरी में क्या हुआ था। 4 सफ़र जो आपको बताए जाएंगे, कुछ बता देंगे। बाकी जो इस हवाले से क्वेश्चनिंग होती है, छोटी छोटी चीज़ें, वो आपको मैं जो पार्ट 3 होगा उसमें बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चन जो आयरनी के, सटायर के,
वो भी आपको उसी पार्ट में बताऊंगा जो पार्ट 3 होगा। कहानियों के हवाले से आज का हमारा पार्ट आखिरी है और ये दूसरा है। इन प्रोज गलिवर ट्रैवल 3 ये मौसूफ लेपोटा जाता है, जो इसका तीसरा सफ़र है। ये 5 अगस्त को अपने तीसरे सफ़र पर रवाना होता है। इस पर गलिवर समुद्री डाकुओं के हाथ लुट भी जाता है और 5 दिन की कोशिश से एक नामालूम जजीरे में पहुंच जाता है, जो ज़मीन से 100 गज़ ऊपर वाक़ है। ये जजीरा हवा में है। गलिवर एक सीढ़ी की मदद से वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग ज्योमेट्री और म्यूज़िक में मसरूफ़ रहते हैं, यानी इसमें ज़्यादातर किसानों के बारे में बताया गया है। जो हमारे साइंसदान हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो हर वक्त अपने नए से नए तजर्बात में मसरूफ़ रहते हैं। अजब अजब से उनके पास वक्त नहीं होता किसी से बात करने का, किसी को ज़्यादातर वक्त नहीं दे पाते। वो तो भूलने की बीमारी भी रखते हैं कि अगर खड़े हैं तो खड़े रहते हैं। इतने मुशाहदे करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता, वो क्या करे, खाने का वक्त नहीं होता उनके पास। तो उसने सारा सटायर साइंसदानों पर बनाया है और अजब अजब सी इसमें बातें लिखी हुई हैं कि वो खीरे से सूरज का मुआजना करना, उससे शुआएं निकालना, और इनमें लोगों में बीमारियां भी पाई जाती हैं जो ख़त्म नहीं होती। मगर ये लोग मरते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म नहीं होती। जिसको एक बीमारी लग गई वो सारी ज़िंदगी और बीमारी के लिए वो तड़प रहे होते हैं, उनको मौत नहीं होती, वो मौत के लिए तड़पते हैं। तो बात हो जाए गलिवर के आखिरी सफ़र की, जो चौथा है, ये ह्यूनिम्स का है। इसमें घोड़े और इंसानों के बारे में बताया गया है। जो घोड़े हैं वो ह्यूनिम्स हैं और जो इंसान है वो याहूस हैं। याहूस की बुराइयों को निशाना बनाया गलिवर की सूरत में। गलिवर ने जब इसको विज़िट किया तो जो हमारा स्विफ्ट है, इसने दिल खोल के माशरती बुराइयाँ और सियासी लेवल पे जो बातें थी, उसने पॉलिटिकल और सोशल इवल्स उजागर किए कि यहाँ के लोग बदतरीन किस्म की नस्ल हैं। और इसने जो कुछ बताया वो इसी के माशरे की 18वीं सदी के लोगों की हालत थी। तो ये आखिरी वाला सबक काफ़ी शर्मनाक किस्म का है, ख़ास तौर पे चौथा और तीसरा। तो यही वजह है कि सिर्फ इसकी समरी ही बयान करना चाहूँगा, जो कि मैं बयान कर भी चुका हूँ और इस आखिरी चौथे में भी बयान करना चाहूँगा। तो जो हमारा आज चौथा ये वाला ख़त्म होने वाला है सफ़र, इसके बाद मैं आपको जो दूसरा सफ़र ब्रॉबडिंगने का, उसका तफसीली बताऊँगा। उसके बाद अगला पार्ट हमारा एग्जामिनेशन में आने वाले सवालात होंगे। ह्यूनिम्स का सफ़र भी समुद्री रास्ते से होता है। 7 सितंबर 1710 को एक वीरान जगह पर गलिवर के हाथ पांव बांधकर उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग बेहतरीन हुलिये के मालिक गलिवर पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। एक घोड़ा वहाँ आता है, फिर वो सब लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो घोड़े से डरते हैं। घोड़ा गलिवर से बात करता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। गलिवर अपनी ज़ुबान में बात करता है तो वो घोड़े को समझ नहीं आती है। जिस पर एक घोड़ा दूसरे घोड़े से बातचीत करता है तो गलिवर को 2 लफ्ज़ों की समझ आती है, एक ह्यूनिम्स और दूसरा याहूस। यानी ह्यूनिम्स रिप्रेजेंट करते हैं घोड़ों को और याहूस रिप्रेजेंट कर रहा है इंसानों को। तो घोड़े उसे अपने घर ले जाते हैं। याहूस कतरे इंसानों की बुराइयों वाले हैं और गलिवर ह्यूनिम्स घोड़ों को बहुत पसंद करता है। Let's talk about his voyage number 2, travel to गलिवर ट्रैवल्स द फ्यू कैब्स। के आपको जो बातें याद रखनी है, 72 फीट के लोग, वहाँ पे सफ़र के दौरान पानी कम पड़ जाना, किसान उसको पकड़ के अपने घर ले गया और बेटी के हवाले कर देता है। बेटी उसकी खूब हिफाजत करती है, उसका काफ़ी ख्याल रखती है। किसान इसको शुगल के तौर पे घर पे रखता है, फिर मेला भी लगाता है, इनको दिखा दिखा कर काफ़ी पैसे बटोरता है, हत्ता कि किसान अमीर बन जाता है। एक दिन इसको महसूस होता है किसान को कि गलिवर तो बीमार पड़ रहा है, क्योंकि दिन रात उससे परफॉर्मेंस हो रही है, कभी शमशीर जनी करवा रहा है। कुछ छोटा सा चूहे जितना आदमी था, तो खिलौना नमा, उसका नाम भी उन्होंने ग्रिल्डिंग रखा हुआ था, जिसका मतलब होता है टॉय मैन। तो मलका को जब इल्म होता है तो वो इसको ख़रीद लेती है। एक छोटे से डिब्बे में रहना सहना, गलिवर के लिए चाकू छुरी प्लेट बर्तन सब उसके साइज़ के मुताबिक मिल जाते हैं। गलिवर के साथ काफ़ी बार अनहोनी होती है, जैसे एक भेड़ जो होती है इसको वैस बोलते हैं, पंजाबी में डेमू बोलते हैं, और एक मधुमक्खी होती है, उनके साथ इसका मुकाबला होता है। एक बहुत बड़े चूहे से बच निकलता है, शरारती बंदर भी इसको चुरा लेता है। बादशाह इसके सियासी मुकालमे भी होते हैं। बादशाह को इसकी धरती काफ़ी नापसंद निकलती है। बादशाह ने गलिवर को के लोगों को बहुत बुरा भला भी कहा।
और फिर एक दिन गलिवर अपने डिब्बे में बंद था और डिब्बा बड़ा आम डिब्बा नहीं था। और एक बढ़ई ने बड़ी महारत के साथ पूरा घर बनाया था, कमरे, शेल्फ, रहने सहने के झूले, खिड़कियाँ, ताला तक लगा के चाबी उसके हाथ दी थी। वो डिब्बा उठा के समंदर में तैरते हुए पैरी जहाज़ में फेंक देती, जो कि गलिवर के लोगों का ही होता है, और गलिवर घर वापस आ जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 20 जून 1702 को इंग्लैंड से इंडिया जाते हुए रास्ते में खतरनाक समुद्री तूफान आ जाता है। जब तूफान थम जाता है तो इनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं। पानी की किल्लत होने की वजह से इनको नज़दीक ही कोई जजीरा नज़र आया। खुशी से चिल्लाए, पानी भरने उस जजीरे का रुख किया। गलिवर भी साथ था। गलिवर जजीरे के अंदर घूमने लग गया। जब तक वो पानी की तलाश में थे तो ये घूमता रहा। अचानक उनके साथियों ने चिल्लाते हुए समंदर का रुख किया। बहरी जहाज़ में सब सवार हो गए। इतने में उसकी तवज्जो अपनी पिछली जानब पड़ी तो वो डर गया। वो एक देव कामत 72 फुट का इंसान एक उसको उठाता है और अपने घर ले आता है, और वहाँ उसने अपनी बेटी को तोहफे के तौर पे उसके हवाले कर दिया, जो कि उसका बहुत ख्याल रखती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, पहनाती है। मज़ीद बरहाँ वो इसको अपने जिस्म पर रख कर खेला भी करती है, जो गलिवर को सख्त नागवार गुजरा था। उसका नाम ग्लमडल क्लिच है, जो लड़की उसका ख्याल रखती है। नेक्स्ट डे जब इनका लंच का होता है किसान के घर में, ये वक्त इसके लिए काफ़ी डरावना है। दोपहर का वक्त है। खाने के बड़े बड़े टेबल पर गलिवर को बिठा दिया गया। खाना इतना ज़्यादा था कि इंग्लैंड का 100 लोग 100 पीपल लोगों के लिए वो काफ़ी था। और गलिवर बताता है कि मुझे बारीक बारीक टुकड़ों में खाना दिया गया, और अचानक वहाँ घोड़े के साइज़ जितनी, जो कि उनकी पालतू बिल्ली थी, वो सामने आ गई और घर आई। इतना घर आई कि वो मुसलसल मेरी तरफ घूरती भी रही। मैं डर गया। खाने के दौरान किसान ने गलिवर को अपने छोटे बच्चे के हाथ दे दिया मुझे। वो बच्चा खिलौना समझकर कभी मुझे मुंह में चूसता, कभी नीचे फेंकता। मैं बार बार कभी गोश्त के पहाड़ पर गिरता, कभी किसान की गोदी में, कभी उसकी बीवी। हत्ता कि किसान का खाने का वक्त ख़त्म होता है तो मुझे किसान की बीवी एक बहुत बड़े बेड पर लिटाकर कहीं चली जाती है, और अचानक मेरे सामने 2 कद्दावर चूहे आ गए। दोनों मुझ पर हमला करने लगे। खुशकिस्मती से मेरे हाथ में तलवार थी। मैंने एक चूहे को पेट में घोंप दी, जो कि मौके पर हलाक हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इतने में किसान की बीवी आई। उसने मरे हुए चूहे को खिड़की से बाहर फेंका और मुझे उठा लिया। ग्लमडल क्लिच नामी किसान की बेटी, जो कि 9 साल की है, मेरे ख्याल रख रही जिम्मेदारियाँ उसको सौंपी गई, जिसका नाम का मतलब था नर्स या केयर टेकर या ख्याल रखने वाली। उसने मेरा नाम ग्रिल्डिंग रखा हुआ था, जिसका मतलब टॉय मैन है, यानी खिलौना नुमा आदमी। उसने मुझे अपनी गुड़िया का बेड दिया। उसको गुड़ियों के कपड़े बनाना बड़ी अच्छी तरह से आते थे। उसने इंतहाई संजीदगी से मेरी हिफाजत की। किसान के दोस्तों को जब गलिवर के बारे में मालूम हुआ तो मुझे देखने के लिए आए। एक किसान का दोस्त बहुत अजीब और गुस्सेला किस्म का था। मुझे ग्लमडल क्लिच ने समझाया कि इसको नाराज़ मत होने देना, मगर जब उसने मुझे देखने के लिए ऐनक लगाई तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐनक के शीशे से मुझे हंसी करने पर मजबूर कर गई, यानी आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो उसने इस बात का बड़ा बुरा मना लिया और गुस्से में आ गया, और जिसकी वजह से किसान ने इशारतन मुझे गुस्से उसके सामने से हटा दिया। उसने किसान को मशवरा दिया कि ग्रिल्डिंग बड़ा गुस्ताख है, इसको टाउन ले जाओ और उससे खूब पैसा कमाओ। ये बात जब ग्लमडल क्लिच ने बताई मुझे तो वो बहुत रोने लगे। गलिवर को वो शहर ले जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ करवाते हैं। फिर वक्त आता है जब मुझे मलका के यहाँ भेज दिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ किसान अमीर होने लग गया। उसकी भूख और लालच और भी बढ़ गई, जो कि गलिवर के मुताबिक उसे बहुत नागवार गुजरती। अगस्त की एक सुबह को मुझे वो एक डिब्बा में कैद करके 18 शहरों में ले गया, जहाँ मैंने ये सफ़र कोई 10 हफ्ते तक का रहा। 18 बड़े शहरों में परफॉर्मेंस की। किसान ने खूब पैसा कमाया, हत्ता कि एक कैपिटल टाउन, यानी कैपिटल वो होता है जहाँ बादशाह का महल होता है, यानी दारुल खिलाफा जिसको बोला जाता है। वहाँ पहुँच के वहाँ मेरे मास्टर किसान ने मुझे 10 दिन रात इस्तेमाल किया, मुझसे खूब परफॉर्मेंस करवाया। किसान की बेटी भी मेरे साथ थी, मगर दिन रात
लोग कतारों में आने लगे, हत्ता कि मेरी सेहत बिगड़ने लग गई। जब किसान को मेरी सेहत का इल्म हुआ तो उसको शक गुजरा कहीं ये मर ना जाए, अगर ये मर गया तो मेरे काम का नहीं रहेगा। तो उसने मलका को मेरा खूब डांस और तलवार जनी दिखाई, जिससे मलका बहुत महजूज हुई और उसने मुझे महंगे दामों के एवज़ ख़रीद लिया। मैंने मलका को सारी कहानी सुनाई। मलका को बहुत दुख हुआ। मलका मुझे बादशाह के पास ले गई। बादशाह को उसने सारी बातें बताईं। बादशाह को मुझ पर यकीन नहीं आया। वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, ज़ाहिर था बादशाह, तो उसको यकीन नहीं आया कि मैं इंसान हूँ या खिलौना हूँ। मगर उसकी एक जहानत वाली टीम जो स्कॉलर होती है वो भी ये साबित ना कर सकी कि मैं इंसान हूँ। ताहम मेरे साथ गुलाम डलगलिच भी वो भी ठहर गई, क्योंकि उसने मेरी काफ़ी खिदमत की थी। तो मैंने मलका से दरख्वास्त की थी कि मेरी केयर टेकर यही बेहतर है। तो जब उनसे इजाज़त लगी तो उसने मुस्बत में सर हिलाया और वो बाखुशी मेरी हिफाजत पर मामूर कर दी गई। लाइफ एट पैलेस। बादशाह को जब इनके साथ मुकालमा होता है गिलिवर का और बादशाह का, तो उसे बताता है कि मेरी तरह के लाखों लोग लंदन में रहते हैं। गुलाम डलगलिच को बादशाह ने एक उस्ताद और एक शाहाना कमरा दिया ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। फिर हुआ यूँ कि मुझे एक मेरे साइज़ के मुताबिक एक छोटा सा शानदार कमरा बना दिया गया, जिसमें हर चीज़ मेरे मुताबिक थी। मैं जैसे चाहता था, छोटे छोटे बर्तन, कप, गिलास, मेज़, बिस्तर वगैरह। मैंने बढ़ई का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मैंने उसे दरख्वास्त दी कि मुझे एक अदद ताला भी दो बना के, ताकि मैं दरवाज़ा बंद रख सकूँ, क्योंकि उसके जहन में आया कि वहाँ पे किसान के घर में उसके ऊपर एक दफ़ा चूहे ने हमला किया था, तो उसे खदशा था कि फिर दोबारा चूहा हमला ना कर दे। मलका और बादशाह अक्सर मुझे खाने के टेबल पर शामिल करते थे। एक बार बादशाह ने मुझे सवाल किया कि इंग्लैंड की हुकूमत के बारे में बताओ, उनके कानून के बारे में बताइए, इंग्लैंड के लोगों के बारे में बताएं। तो गिलिवर ने बताया कि मेरे मुल्क ने बहुत सी जंगें पानी और खुश्की पर लड़ी हैं। मैंने इंग्लैंड के सियासतदानों के आपस में जो डिस्प्यूट्स थे वो बताया, आपस में झगड़ों का बताया, यूनिवर्सिटियों का तालीमी निज़ाम और बुलंदोबाला इमारतों का बताया। वो मेरी हर बात को गौर से सुनता रहा। एक शाम मैंने बड़े फ़खरी अंदाज में इंग्लैंड का बता रहा था कि बादशाह बेइख्तियार हंसा। मुझे फ़नी मैन के नाम से उसने मुखातिब किया। दिस मैन इज़ द टाइनी मैन इज़ वेरी फ़नी, और कहा कि हमारे मुल्क के लोग, और उसने हमारे मुल्क के लोगों का और निज़ाम का मजाक भी उड़ाया, जिसका गिलिवर को काफ़ी दुख हुआ। वहाँ एक मक्खी थी जो इंग्लैंड में एक बतख जितनी बड़ी थी। वो कभी मेरे खाने पर बैठती, कभी मुझे तंग करती। मैंने तलवार निकाली और कई वार किए, जिस पर बादशाह बड़ा हंसा। कुछ मधुमक्खियाँ जो कि उसकी तरफ आईं उसके कमरे में, तो गिलिवर ने उनको मारकर उनके डंक अपने पास रख लिए, ताकि जब मैं उसके मुताबिक मैं अपनी दुनिया जाऊंगा तो लोगों को दिखाऊंगा, वो हैरान हो जाएंगे। ट्रैवल इन ब्रॉबडिंगनेग, ये कैपिटल होता है। बादशाह और मलका ब्रॉबडिंगनेग गए, मुझे भी साथ ले गए, मेरी रखवाली यानी गुलाम डलगलिच को भी ले गए। वहाँ जाकर मैं बहुत हैरान हुआ कि ब्रॉबडिंगनेग कितना बड़ा है, जो कि इंग्लैंड से ये 5000 किलोमीटर चौड़ा और 10,000 किलोमीटर लंबा था, और इसमें इंग्लैंड कई बार समा जाता था अगर इंग्लैंड को रख दिया जाए। अगर इस शहर में गुलाम डलगलिच ने बताया कि उसके उस्ताद ने बताया कि उसके मुल्क का नाम पेनिनसुला है, जिसका मतलब है कि ऐसा खित्ता, ऐसी जगह जो 3 समुद्रों से घिरी हो, जिसके तीनों जानिब समंदर हो, और यहाँ के लोग पहाड़ इतने बड़े हैं कि कोई अभी तक उनको क्रॉस नहीं कर पाया, उनको पार नहीं कर पाया, कोई उनको सर नहीं कर पाया। समंदर में बड़े बड़े चट्टान है, जिसकी वजह से समंदर काफ़ी रफ़ है, सफ़र करना कठिन है। हमारे मुल्क में अभी तक किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स नहीं आया, और आप वो पहले इंसान हैं जो अपने मुल्क से हमारे मुल्क में आए हो। मैंने जब ब्रॉबडिंगनेग का पूरा सफ़र किया तो इसमें 51 बड़े शहर, बहुत से गांव पाए गए। हमारे मुल्क का एक बड़ा सा घर उनके छोटे से घर से भी कई गुना छोटा है। वहाँ कैपिटल, वहाँ का जिसमें हमारा महल था, जहाँ मेरा क़याम हुआ, उस महल का किचन देखकर मैं हैरान रह गया कि वहाँ के चाकू छुरियाँ मुझसे 3 गुना बड़े थे। ये कमरा तकरीबन 200 मीटर ऊंचा था। एक सुबह
ग्लॉमडेल ग्लिच यानी जो मेरी केयर टेकर थी, एक बाग में मुझे ले गई। वहाँ अचानक एक कुत्ते ने मुझे उठा लिया और मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मगर जल्द ही एक माली ने मुझे बचा लिया। और जब ग्लॉमडेल ग्लिच को मालूम हुई तो उसको काफ़ी अफसोस हुआ। उस दिन जब मैं उसकी नज़रों में था, चंद चिड़ियाँ मुझसे छोटी और इतनी ज़्यादा बड़ी ना थी, मेरे साथ साथ दाना उठा रही थी और मुझसे डर भी नहीं रही थी। They were not getting scared। अचानक एक चिड़िया ने मुझसे रोटी का टुकड़ा छीन लिया जो मेरे हाथ में था, जिसके बाद ग्लॉमडेल ग्लिच ने मुझ पर आज़ादी कुछ कम कर दी और वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुई। एक दिन मलका ने मुझसे सवाल किया कि क्या आपको तैरना आता है? तो मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत, जिस पर उन्होंने बहुत ही छोटी और मेरे लिए मुनासिब सी कश्ती बना कर दी और बादशाह के हुक्म पर मुझे एक बहुत बड़े कंटेनर में पानी भरकर उसमें कश्ती समेत रख दिया गया और उसमें अपनी कश्ती का तैरना और मशक करना मेरा काम था। और अब बात आती है जब एक दिन कमरे में अकेले मुझे ग्लॉमडेल ग्लिच छोड़कर गई और मेरे कमरे का जो मेरे घर का ऊपर वाला छत था उसने अलहदा कर दिया ताकि ठंडी हवा से मैं महसूस हो सकूं। और एक बड़ा सा बंदर खिड़की की आड़ में आया, जो बंदर अफ्रीका के एक हाथी जितना बड़ा था। उसने मुझे अपने हाथ में लिया, मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लगा कि अब मैं इसकी खुराक बन जाऊंगा और जल्द ही मुझे अपनी लमस में ले आया। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बंदर ने चालाकी से खिड़की में वापस छलांग लगा ली। ग्लॉमडेल ग्लिच देखकर चीखी, जिस पर खिड़की से वो बाहर को कूद गया। ग्लॉमडेल ग्लिच ने आवाज़ दी कि ग्रिल्डिंग को बंदर ने उठा लिया। उसने काफ़ी शोर किया, लोग इकट्ठे हो गए। बंदर लोगों को देखकर बुलंदों वाला इमारत पर चढ़ गया जो कि 300 मीटर ऊंचे थे। मैं वहाँ से बाग और लोगों को देख सकता था। बंदर ने मुझे अपने मुंह में निकाल कर कुछ खाने को दिया। मैंने इनकार कर दिया कि मैं आपका जूठा नहीं खा सकता। इतने में कुछ नौकर सीढ़ी लेकर छत के ऊपर आए और वो बंदर को डराना नहीं चाहते थे। कुछ लोग और कुछ नौकर आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर बंदर के पास आए। बंदर मुझे ज़मीन पर रखकर दूसरी तरफ को भाग गया। नौकर आए और मुझे ले गए। बादशाह को जब खबर हुई तो मुझे पास बुलाया, हाल चाल जाना और कहा क्या तुम डर गए थे? तो मैंने इंतहाई ढिठाई से जवाब दिया, नहीं मैं डरता नहीं, मैं अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करूंगा अगर अगली बार वो आया तो। इस पर बादशाह ने खूब कहा लगाई। एक दिन ग्लॉमडेल ग्लिच की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी जगह एक और नौकर आया, मुझे समंदर के किनारे सैर के गर्ज छोड़ गया क्योंकि मैंने ख्वाहिश की थी कि मुझे वहाँ ले जाओ। और वो ये कहकर चला गया कि आधा घंटा तक वापस आऊँगा। अचानक से मैं सोया हुआ था कि मेरा जो छोटे से डिब्बा था शानदार घर में, उसमें हलचल हुई और मैं रफ्ता रफ्ता महसूस कर रहा था कि मैं ऊपर हवा में जा रहा हूँ। मुझे बादल भी नज़र आए। फिर अचानक मुझे पैरों की फड़फड़ाहट सुनी और मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि ये चीलनुमा परिंदा है जो बहुत बड़ा है। और अचानक से उसने अपने पंजों से मेरे डिब्बे को आज़ाद कर दिया और खुशकिस्मती से मैं एक छोटे से बहरी जहाज़ के अंदर जा गिरा। वो बहरी जहाज़ बिल्कुल छोटा सा था और जल्द ही मुझे महसूस होने लगा कि मैं जहाज़ में और बच निकला और यूं एक बार फिर मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम गलिवर ट्रैवल की एक बुक को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। जैसे कि हमने गलिवर ट्रैवल का सफ़र 1 किया, फिर उसमें आपको राइटर की टेक्निक्स बताई, राइटर का आपको इंट्रो भी बताया। राइटर की जो टेक्निक्स में सेटायर्स और आयरनीस थी, और ना सिर्फ वो बताई बल्कि सेटायर और आयरनी की एग्जाम्पल अदर लिटरेचर और अदर डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको बताए। अब जो अगला पार्ट होगा, सैम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। इसी तरह के 100 क्विज़ हैं जो मैं अगले पार्ट में देने वाला हूँ, छोटे छोटे, जिससे आपकी एक तो सबक जो है वो याद रहेगा, दूसरा एग्ज़ाम में भी इस तरह के आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के सिस्टम पे डिपेंड करता है। और आखिरी बात, पार्ट 3 इसका सबसे ज़्यादा अहम होगा, जो कि बिल्कुल निचोड़ होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर ना भी देखें, पार्ट 3 लाजमी देखिएगा। Question number 1. How does Gulliver get to Brobdingnag? Gulliver gets to Brobdingnag because his ship is blown off course.
Why is he abandoned by shipmates there? Gulliver's shipmates escape without him from Brobdingnag because they are frightened by the giants here. Who picks him up? The farmer's servant literally picks him up. Where is he taken? The farmer's servants take Gulliver to the farmer. Let's talk about satire. Satire एक जोनाथन स्विफ्ट ने कहाँ पे किया, कितनी किस्म का किया। इसने सटायर 3 पहलू पर किया। नंबर 1 सियासी, नंबर 2 मजहबी और नंबर 3 माशरती सूरत हाल पे जो 18वीं सदी के थे इंग्लैंड के। There are 2 types of satires used in this book, comic satire and corrosive. Comic satire में हंस और मिजाह होता है, मगर corrosive satire में कुछ बात बीटर और हार्श तरीके से की जाती है। What is irony? Irony वो होती है जो करके हम सटायर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरनी एक मजाक ही किया जाता है और ये एक बिलवास्ता मजम्मत करने का तरीका होता है। ये इशारा भी इसको कह देते हैं। ये डिफरेंस रखता है अपीयरेंस पे और रियलिटी पे, यानी जो बात की जाए वो और हो और अगर उसका मतलब समझा जाए तो वो असल में कुछ और निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी ने अपने बेटे का कमरा देखा, वो काफ़ी मैसी था, ख़राब था, और वो उस पर लफ्ज़ कहती है, वाओ यू कुड विन द अवार्ड ऑफ क्लीनलीनेस, यानी आपको तो सफाई का अवार्ड मिलना चाहिए। हालांकि उसने तो कमरा काफ़ी ख़राब कर रखा था। तो ये उसने आयरनी की, जुगत लगाई। आयरनी 2 किस्म की है, वर्बल आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी। वर्बल आयरनी में लफ्ज़ सीधे सीधे जुगत में बता दिए जाते हैं, हालांकि उनका मतलब कुछ और होता है, जो कंट्रेरी टू द ट्रुथ होते हैं, जिनसे हंसी भी आती है। वो होता नहीं है जो बताया जाता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसका कमरा देखकर उसने ख़राब कमरा देखा, गंद मचा हुआ था, मैसी था, मगर उसने कहा तुम्हें तो सफाई का अवार्ड मिलना चाहिए। सिचुएशनल आयरनी होती है कि रीडर खुद समझ जाता है सिचुएशन के मुताबिक कि इस तरह का काम तो हमारे माशरे में भी है, उसको हिट कर रहा होता है। सिचुएशनल आयरनी के मैं आपको एक एग्जांपल देता जाऊं कि हमने बचपन में एक सबक पढ़ा था, द गिफ्ट ऑफ मैगी, जिसमें हस्बैंड जो है वो अपनी घड़ी बेच देता है अपनी वाइफ के लिए, कि अपनी वाइफ के लिए वो कुछ बालों के लिए एसेसरीज़ लेके आए, और वाइफ जो है अपने बाल कटवा कर बेच देती है ताकि वह अपने हस्बैंड के लिए उसी घड़ी जो जिसकी डायल थी और चेन नहीं थी वो सोने के ख़रीद सके। तो दोनों जब मिलते हैं, ना घड़ी रहती है ना उसके बाल रहते हैं, तो ये उनके साथ एक सिचुएशनल आयरनी होती है। सिमिलरली यहाँ पे आयरनी की एक और एग्जांपल भी है कि जैसे एक बच्ची अपने भाई को मना कर रही कि मेरे ऊपर पानी मत फेंको, वो पिस्तौल से ना, गन पिस्टल जो वाटर वाला होता है, वाटर गन से फाइट कर रहा था, पानी गिरा रहा था उसके ऊपर, तो वो कह रही ना ऐसे ना करो, मैं गीली हो जाऊंगी, मगर वो खुद एक बहुत बड़े तालाब में गिर जाती है। तो ये उसके साथ सिचुएशनल आयरनी होती है। अक्सर इस पे फ़नी क्लिप्स भी बनते हैं। सटायर क्या होता है? Satire is when an author uses exaggeration, humor, irony to criticize something about a person or society. किसी माशरे और किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए, उसको तनफीद का निशाना करने के लिए वो मिज़ाहिया लफ्ज़ों का और ताना देने के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है, जो सीधा हिट करते हैं उस माशरे को उस शख्स को, और ये इस्लाह लाने के लिए इस्तेमाल होता है। Satire can be used to ridicule a person, a group of people, or society as a whole. The hope is that by pointing out the foolishness of the person, group, or society, यानी पॉइंट आउट करने के लिए माशरे की, लोगों की और किसी ख़ास ग्रुप के बारे में उसकी जो बुराइयां हैं उसको अयां करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है, मतलब सीधे तरीके से नहीं लिखा जाता, इनडायरेक्टली तौर पे जुगत लगा के लिखा जाता है, जिसको सैटायर बोला जाता है। Now let's talk about difference between irony and satire. सैटायर जो होता है, जो आयरनी है, वो आपके सामने के एक
जो हम आपको 2 एग्जांपल बता चुके थे कि गिफ्ट ऑफ मैगी से, और दूसरा हम आपको बता चुके थे कि अपने बेटे का कमरा देखकर उसने जुगत लगाई। लेकिन सटायर होता है इज़ अ वे ऑफ मेकिंग फन ऑफ पीपल बाय यूजिंग सिली और एग्जीक्रेटेड लैंग्वेज। Politicians are easy targets for satire, especially when they are acting self-righteous or hypocritical. इसके पहले सफ़र में फर्स्ट वॉयज में लिलीपट में कॉमिक सटायर हुआ, ब्रॉबडिंगनेग में कोरेसिव, जबकि लिपोटा में कॉमिक सटायर हुआ, जबकि याहूस में कोरेसिव हुआ। कॉमिक यू नो इट वेरी वेल कि फ़नी, कोरेसिव आपको पता था कि बिटर और हार्श किस्म का होता है जो सटायर होता है। सो पॉलिटिकल सिचुएशन, रिलीजियस सिचुएशन, द सिचुएशन ऑफ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ऑफ 18th सेंचुरी, इन पर वो सटायर करता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉमिक और कोरेसिव सटायर का इस्तेमाल हुआ फर्स्ट वॉयज में, सेकंड वॉयज में, थर्ड और फोर्थ में। और कॉमिक का मतलब जो फ़नी किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, और बिटर और हार्श कोरेसिव सटायर में, जो कि याहूस में और ब्रॉबडिंगनेग में हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें हार्श होना क्या था कि किसान ने जब उसको महंगे दामों बेचा, उसके साथ इतना इस्तेमाल किया, उसके साथ परफॉर्म करवाया, उससे पैसा कमाया, जब वो बीमार होने के आया तो उसने उसको बेच दिया। उसने कहा अब तो तुम मेरे किसी काम के नहीं, कि उसमें फीलिंग्स नहीं थी, कोई सहमति नहीं थी, कोई सेंटीमेंट्स नहीं थे। लेकिन ताहम जब वो मलका के यहाँ जाता है तो उसको काफ़ी सहूलियात मिलती हैं। तो वो एक आप कह सकते हैं कि किसानों का भी यही हाल होता है, सियासतदानों का, कि जब वो अपने लोगों से फ़ायदा उठा लेते हैं, जब वो कहते हैं कि अब ये हमारे किसी काम के नहीं रहे, तो वो उनको पहले तो उनसे वोट लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं या हार जाते हैं, दोबारा उधर मुंह तक नहीं करते। तो वो एक किस्म का किसान था जो पॉलिटिकल किस्म का सटायर हुआ, और माशरे में लोग इस तरह के तमाशे देखना पसंद करते हैं। और ये सटायर जो था कोरेसिव किस्म का था, बिटर और हार्श किस्म का था, दुख देता है ऐसी बातें जो हैं, क्योंकि मलका को भी दुख हुआ था। फिर याहूस में बताया गया कि इंसानों का लालचपन होना, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहयाइयाँ भी बताएंगी कि बॉस के तारीफ़ ज़्यादा करना, लेकिन उसने बिटर और हार्श लफ्ज़ का इस्तेमाल करके जो अपने वहाँ के सेक्रेटरी, बॉस और सियासी मामलात थे उनके मुल्क के, वो उसने हिट किए चौथे वॉयज में याहूस और ह्यूनिम्स की सूरत में, कोरेसिव सटायर के साथ, कोरेसिव बातों के साथ। That's all for now. Thanks for being with EA English and remember, ये दूसरा पार्ट था गुलिवर ट्रैवल का। नंबर तीसरा जो थर्ड नंबर पे हमारा पार्ट होगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर होंगे जो कि शॉर्ट होंगे। फिर 100 क्वेश्चन के बाद उसी पार्ट में आपको फिर दोबारा सटायर और आयरनी जो है निकाल कर दी जाएगी, जो कि पेपरों में आती है, जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती है। हैव अ गुड टाइम, स्टे बैक, रिलैक्स, stay with EA English, and do not forget to let us know in the comments what you want. And furthermore, if you want to download this book as a PDF, you can visit us on our website. You can ask the link in the comments. You can go in the description for the link. Have a good time. Assalamu alaikum.